हे गाइस, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें 4 इनर प्लैनेट हैं और 4 आउटर प्लैनेट हैं। जहां पृथ्वी हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जहां पर हम बड़े ही आराम से रहते हैं। पर जरा इमेजिन करो कि हम बड़े ही आराम से न रहकर हर रोज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते। हर रोज हम वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी और एस्टेरॉयड की बरसात का सामना करते। सोचो, अगर हमारी धरती यहाँ पर न होकर यहाँ पर होती तो क्या होता? क्या होता अगर हमारी धरती सूरज के नहीं बल्कि जुपिटर के चारों तरफ घूमती, मतलब कि जुपिटर का चांद होती? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जुपिटर पृथ्वी को अपना चांद बना पाता? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से हमारे जीवन पर क्या असर होता? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर 1300 से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। यहाँ तक कि सौर मंडल के सभी ग्रहों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तब भी ये उनसे 2 गुना से भी ज्यादा विशाल है। एक चीज और जिसको लेकर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जुपिटर सन का चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सन का नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाता है, जिसका सन खुद भी चक्कर लगाता है। खैर, अगर बात करें हमारी धरती की, तो अगर ये 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम के इनर रीजन यानी सन के करीब ना फॉर्म्ड होके ये सन से काफी दूर सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में बनी होती, तो शायद सन पृथ्वी पर अपनी पकड़ को नहीं बना पाता, जैसे कि आउटर रीजन में मौजूद सभी ग्रहों के विशाल चंद्रमाओं पर अपनी पकड़ को नहीं बना सका। अगर बात करें सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा की, तो गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी विशाल है। हालांकि पृथ्वी से तकरीबन 2.5 गुना छोटा है। तो अब चूंकि बुध ग्रह से विशाल होने के बाद भी सूरज इसके ऊपर अपनी पकड़ को न बना सका। साथ ही और भी बहुत से ऐसे बड़े चंद्रमा हैं, जैसे कैलिस्टो, यूरोपा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन पर भी सन अपनी पकड़ को न बना सका। इसलिए अगर पृथ्वी आउटर रीजन में बनी होती तो ये भी शायद किसी विशाल ग्रह का चंद्रमा होती। मुमकिन है जुपिटर इस पर अपनी पकड़ को बना सकता था, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये छोटे बड़े मिलाकर कुल 92 चंद्रमाओं को अपने चारों तरफ घुमाता है। इसलिए मुमकिन है कि फिलहाल पृथ्वी इसका 93 मून बन जाती। हालांकि तब ये वो पृथ्वी नहीं होती जैसी पृथ्वी को आज हम जानते हैं। हमारे आसमान में जुपिटर आकाश का विशाल हिस्सा घेर लेगा। हमें तारे बहुत ही कम देखने को नसीब होंगे। हालांकि ये भी डिपेंड करेगा कि हम जुपिटर से कितनी दूरी पर हैं, क्योंकि जुपिटर के कई ऐसे मून्स हैं जो जुपिटर से टाइडली लॉक्ड हैं, मतलब कि उनका एक हिस्सा हमेशा जुपिटर की तरफ और दूसरा हिस्सा हमेशा उनके अपोजिट साइड में होता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रीली रोटेट करते हैं। पर सवाल तो ये है कि आखिर क्यों कुछ मून्स टाइडल लॉकिंग का शिकार हैं तो कुछ बिल्कुल फ्री हैं। तो गाइस, वैसे तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर वही मून टाइडल लॉकिंग का शिकार हैं जो मास में ज्यादा हैं। इसका मेन रीजन बताया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को। दरअसल जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर छोटे मून्स की बात करें तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर ये जुपिटर के काफी नजदीक होते हैं तब जाकर ये थोड़ा बहुत जोर लगा पाते हैं, जिससे जुपिटर की ताकत और छोटे मून की थोड़ी ताकत इन्हें एक पोजीशन पर लॉक कर देती है। लेकिन वहीं अगर ये दूर होता है तो जुपिटर पर अपनी ताकत को लगा ही नहीं पाता, इसलिए जुपिटर के इशारे पर नाचने लगता है। लेकिन वहीं अगर जिस मून का रेडियस ज्यादा होता है वो अगर जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल के दायरे में होता है, चाहे वो नजदीक हो या फिर चाहे दूर, वो टाइडल लॉकिंग का शिकार हो जाता है, क्योंकि ज्यादा रेडियस वाले मून का मास भी ज्यादा होता है, जिससे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होता है। इसलिए एक तरफ से जुपिटर अपनी ताकत लगाता है, दूसरी तरफ से बड़ा मून अपनी ताकत लगाता है। इसलिए बड़ा मून घूमने के बजाय एक पोजीशन पर लॉक हो जाता है। तो अगर पृथ्वी भी इसका मून होती तो काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके टाइडली लॉक होने के। तो गाइस, इसका नतीजा ये होता, एक तरफ वालों को सिर्फ जुपिटर दिखाई देता और दूसरी तरफ वालों को सिर्फ सितारे। हालांकि ये मुमकिन तब होगा जब हम सतह पर रहते, क्योंकि जुपिटर का चंद्रमा होने से
हमारी धरती पर बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे अगर बात करें तो जुपिटर सन से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी तकरीबन पृथ्वी से 5 गुना दूर। इसका मतलब है कि अब हमारे पास अब पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कम चमक और 25 गुना कम गर्मी है। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, हमारी धरती पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती। हालांकि लिक्विड वाटर भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह के नीचे जैसे जुपिटर के मून यूरोपा और गैनीमेड पर पानी मौजूद है। साथ ही पृथ्वी पर एक साल जुपिटर के एक महीने के बराबर होता है, क्योंकि जुपिटर को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। पर यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो हमें फेस करनी होगी, क्योंकि जुपिटर का चंद्रमा होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जुपिटर अपने सभी चंद्रमाओं पर जबरदस्त ताकत लगाता है। अब चूंकि हमारी धरती सबसे विशाल चंद्रमा होगी, तो इधर से ये अपनी ताकत लगाएगी, उधर से जुपिटर अपनी ताकत लगाएगा, जिससे एक्सट्रीम टाइडल फोर्स जनरेट होगा, जिसका नतीजा ये होगा कि हमें मंडे को भूकंप से निपटना होगा और ट्यूसडे को ज्वालामुखी विस्फोट से निपटना होगा, तो वहीं वेडनेसडे को सुनामी से निपटना होगा और जो कुछ कसर बची रह जाएगी वो एस्टेरॉइड्स पूरा कर देंगे। अगर देखा जाए तो जुपिटर कहीं से भी हर महीने कई बार कई सारे एस्टेरॉइड से टकराता है, पर अच्छी खबर ये है कि कभी कभी ही कोई एस्टेरॉइड जुपिटर के चंद्रमा की तरफ जाता है, क्योंकि जुपिटर का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल सभी को अपनी तरफ खींच लेता है। पर बुरी खबर ये होगी कि अगर इनमें से कोई अगर आकर हमसे टकराता है तो ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर बात करें शोमेकर लेवी 9 जैसे कॉमेट की, तो तकरीबन 2 किलोमीटर के साइज का ये कॉमेट जो साल 1994 में जुपिटर से 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराया था। हालांकि ये डायरेक्ट जुपिटर से न टकराकर टुकड़ों में टकराया था, क्योंकि जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ने इसके तकरीबन 20 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन ये टुकड़े जब टकराए थे तो इनसे निकली ऊर्जा 300 मिलियन परमाणु बमों के जैसी थी। मलबे के ढेर 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछल गए थे। इसके टकराव ने वातावरण को 40,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया था। तो सोचो, अगर ऐसा कोई कॉमेट हमारी धरती से, जो कि जुपिटर का चांद बन चुकी है, अगर इससे टकराता है तो सोचो हमारा क्या ही हाल होगा। दोस्तों, वैसे तो अभी तक हमने जितनी भी मुसीबतों के बारे में जाना, उनमें से कोई सा भी स्थायी नहीं है। वो कब होगी, कहाँ होगी, इसका कोई आइडिया हमें नहीं होगा। लेकिन एक मुसीबत ऐसी है जो परमानेंट रहने वाली है, और वो है जुपिटर से निकलने वाला घातक रेडिएशन। दोस्तों, जुपिटर से निकलने वाला रेडिएशन इतना घातक होता है कि ये हमें भून देने के लिए काफी होगा। अगर आप वास्तव में जुपिटर के चंद्रमा पर अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं तो आपको बंकरों में रहना होगा। वहाँ पर ऐसे बंकरों का निर्माण करना होगा जो काफी मोटी कसकर सील की गई कंक्रीट की दीवारों से बनी होगी, जहाँ पर न तो कोई गैस, न पानी या फिर रेडिएशन जा सके, ताकि हम उसके अंदर सेफ रहें। हालांकि वो जगह आरामदायक तो नहीं होगी, पर हमारे सरवाइव करने के लिए सही जगह होगी। पर यहाँ पर अगर सूरज की रोशनी की बात करें तो आप उसे जरूर मिस करने वाले हैं, क्योंकि अब आप बंकरों में रह रहे हैं, जिससे आपके अंदर विटामिन डी विभाग की कमी हो जाएगी। हालांकि विटामिन डी की कमी को भी बिना सनलाइट के भी पूरा किया जा सकता है, अगर आप शुद्ध शाकाहारी नहीं हुए तो, क्योंकि इसके लिए आपको अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइवल डाइट में मछली को शामिल करना एक समाधान हो सकता है, क्योंकि मछली खाने से विटामिन डी की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। और इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक्वापोनिक्स की, जिसमें मछली और पौधों की एक साथ खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि इसकी खेती घरों के अंदर भी की जा सकती है, या फिर यूं कहें बंकरों में भी की जा सकती है। हालांकि इन सब के लिए आपको सबसे पहले सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आपके बंकर में पावर सोर्स, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और पर्याप्त भोजन और पानी की सप्लाई हो। तभी आप यहाँ पर हाइड्रोपोनिक फार्म बनाकर लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वो सिस्टम होता है जिसमें पौधों को उगाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पानी और आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, न कि सामान्य मिट्टी और सूर्य के संयोजन का। इसलिए हम इस प्रोसेस से लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हाइड्रोपोनिक फार्म बनाने के लिए हमारे पास सभी जरूरी सामान उपलब्ध हो। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें अपने बंकरों में पावर सप्लाई, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और खासकर पानी उपलब्ध हो, तभी हम अपने आप को जीवित रख सकते हैं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब हम वहाँ पर खुद जाकर बसें। तभी हम अपने आप को जीवित रखने के लिए
से सभी जरूरत की चीजों को लेकर जा सकते हैं। अगर हम ये सोचें धरती जुपिटर के चंद्रमा के रूप में वहाँ पर बनी होती और तब भी वहाँ पर जीवन पनपा होता तो ये शायद कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जुपिटर के चंद्रमा गैनीमेड और यूरोपा है, जहाँ पर पानी तो है पर वो भी जीवन को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इसलिए अगर जुपिटर का चांद हमारी धरती रही होती तो शायद आज आप इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होते। शायद हो सकता है आज हमारी धरती जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर इस कंडीशन में कोई और प्लेनेट होता, जहाँ पर या तो हमारी जैसी स्पेसीज रह रही होती या फिर इससे बिल्कुल ही अलग कोई दूसरी स्पेसीज जन्मी होती, जो अपने भविष्य में जाकर जुपिटर के चांद धरती पर अपना नया बसेरा बनाने की कोशिश करती। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है अगर हमारी धरती जुपिटर का चांद होती तो क्या होता? कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।